हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक केमिकल रिएक्शन इन स्टोइकियोमेट्री को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का ब्रेकेज होता है और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसमें व्हेन existing bonds are broken, ठीक है, and new bonds are formed, ठीक है। तो उसको हम एक केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A टू B प्लस BC मिल करके बना रहे हैं AC प्लस B2 फॉर एग्जाम्पल। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में A और B का बॉन्ड टूटा, B और C के बीच का बॉन्ड टूटा और A और C के बीच बॉन्ड बना और B और B के बीच बॉन्ड बना। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर वाटर वेपर स्टेट से अगर वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री। देखिए, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन की रेसिपी, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे रिएक्टेंट को किस रेशियो में लेना पड़ेगा, वो उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl बनाना चाहता हूँ, तो HCl बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन और क्लोरीन लेनी पड़ेगी, तो इससे मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। अब मुझे इसको किस रेशियो में लेना है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पर मैं अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 2 मोल HCl बनाना है तो उसके लिए मुझे 1 मोल हाइड्रोजन और 1 ही मोल क्लोरीन लेनी पड़ेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो ये जो नंबर जो किसी भी मॉलिक्यूल के आगे लिखा जाता है इन ए रिएक्शन, वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखता हूँ, हाइड्रोजन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 1 और HCl के लिए 2। तो दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो अगर स्टोइकियोमेट्री को किसी और तरीके से समझाएं तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ द रेसिपी ऑफ रिएक्शन। It is the recipe of reaction. It is the recipe of reaction. जैसे हम खाना बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट उसमें डालेंगे उनका एक फिक्स रेशियो हमें यूज़ करना पड़ेगा उस डिश को बनाने के लिए। तो वो जो रेशियो होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ओके, एक सिंपल टर्म में हम बात करें। अब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बाद में एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस। ओके, तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी अननोन कंपोनेंट, किसी भी रिएक्शन के अननोन कंसंट्रेशन अगर मुझे पता करनी है, किसी भी रिएक्शन में किसी अननोन कंसंट्रेशन को पता करना है कंपोनेंट की, तो वो मैं इस एनालिसिस से पता कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आपके पास में कोई एक रिएक्शन है, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। मान लीजिए रिएक्शन है।
अब इस रिएक्शन में हम ये पता करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के मोल कितने हैं अगर मुझे नाइट्रोजन और अमोनिया के मोल दिए हुए हैं। या मैं इसको ऐसे समझूं कि अगर मेरे पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो मैं मैक्सिमम कितना अमोनिया बना सकता हूँ उन दोनों का यूज़ करते हुए, तो वो मैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस से पता कर सकता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात इस मोल मोल एनालिसिस के लिए ये है कि द रिएक्शन शुड बी बैलेंस। द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये जो मोल मोल एनालिसिस है केवल और केवल एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जांपल यही मैं रिएक्शन का यूज़ करते हुए मोल मोल एनालिसिस लिखता हूँ इसके लिए। तो इस तरह से लिखा जाता है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 is equal to moles of hydrogen divided by 3 will be equal to moles of ammonia divided by 2. That will be the mole analysis for this reaction. Okay? तो इस तरह से हम किसी भी बैलेंस रिएक्शन के लिए मोल मोल एनालिसिस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने ली H2 plus I2 gives 2HI। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? When 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of iodine gives 2 moles of hydrogen iodide. Okay? When 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of iodine gives 2 moles of hydrogen iodide. तो इसके लिए कैसे लिखा जाएगा मोल मोल एनालिसिस कि मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 1 that is stoichiometric coefficient of hydrogen that is equal to moles of iodine and its stoichiometric coefficient that is equal to 1, and third moles of HI divided by its stoichiometric coefficient that is 2. अब अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मोल आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन का, इसी तरह से मोल्स ऑफ आयोडीन आपको पता है, तो इन दोनों की हेल्प से आप मोल्स ऑफ HI निकाल सकते हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे मोल मोल एनालिसिस लिखा जा सकता है किसी भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पहले में उसे बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम मोल मोल एनालिसिस लगा सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसके लिए कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए आपको केवल एक रिएक्शन याद रखनी है, एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको रिएक्शन याद रखनी है, तो उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो रिएक्शन ऐसा है कि कोई हाइड्रोकार्बन अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ CXHY से, तो किसी भी चीज़ का कंबशन जो होगा वो डेफिनेटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो X प्लस Y/4 moles of O2 gives X moles of CO2 plus Y/2 moles of water. Okay, that is the general reaction for any hydrocarbon. किसी भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग के लिए, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन,
एंड इट्स डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसकी बर्निंग के लिए एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू नो द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वी कैन कैलकुलेट द अदर मोल्स ऑफ like oxygen, CO2 and water. That is the use of this particular formula. Okay, तो यहाँ पर भी अपन मोल मोल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोल्स ऑफ CXHY divided by 1 will be equal to moles of O2 divided by X plus Y by 4 will be equal to moles of CO2 divided by X will be equal to moles of water divided by Y by 2. ओके, तो यहाँ किसी न्यूमेरिकल में अगर हमें हाइड्रोकार्बन के मोल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कितनी मोल आपका CO2 बनेगी, तो हम इस पर्टिकुलर मोल मोल एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये ध्यान रखेंगे अपन. अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट. लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट? देखिए, किसी भी रिएक्शन में अगर एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर एक्सेस में है, अगर एक मॉलिक्यूल एक्सेस में है तो दूसरा डेफिनेटली डेफिशिएंसी में होगा. यानी रिएक्शन के दौरान एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड पहले ख़त्म हो जाएगा और दूसरा बचा रहेगा रिएक्शन में. तो जो पहले ख़त्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं. उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं. तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. मान लीजिए HCl बनाने के लिए मेरे पास में 5 मोल हाइड्रोजन है और मेरे पास में सपोज 10 मोल क्लोरीन है. ओके, तो एक तो ये पता करना है कि मैक्सिमम कितना मैं HCl गेन कर सकता हूँ, यहाँ से मैक्सिमम HCl कितना गेन कर सकता हूँ, और ड्यूरिंग द रिएक्शन कौन पहले ख़त्म होगा, है ना, कौन पहले ख़त्म होगा, वो हम लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें इसका मोल मोल एनालिसिस लिखना पड़ेगा. कैसे लिखेंगे कि मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2 divided by 1 will be equal to moles of HCl divided by 2. तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया जिससे हमें कैलकुलेशन करनी है. अब एक चीज़ समझना कि ये जो 5 मोल एंड 10 मोल है, दैट इज़ गिवन मोल्स, दैट इज़ गिवन मोल्स, या फिर हम बोल सकते हैं अवेलेबल मोल्स. ये अवेलेबल मोल्स हैं. ओके, तो ये अवेलेबल है, तो इनको हमें रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजन और क्लोरीन की जगह रखना पड़ेगा. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं. जैसे 5 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/1 इज़ नॉट इक्वल टू 10/1. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रेशियो सही नहीं है. तो इसका मतलब ये वाला रेशियो स्मॉल है इसके कंपैरिजन में. 5/1 इज स्मॉलर देन 10/1. तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में 5/1 वाला हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. तो क्या मतलब हुआ लिमिटिंग रिएजेंट का? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि मोल मोल एनालिसिस में जो रेशियो
सबसे छोटा आता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जो रेशियो सबसे छोटा आता है दैट विल बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कौन पहले ख़त्म होगा, दैट विल बी हाइड्रोजन। और आपसे पूछा जाए कौन एक्सेस में होगा, तो दैट विल बी क्लोरीन। अब हमें ये पता करना है कि कितना हाइड्रोजन क्लोराइड हमें मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए हम जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका रेशियो मोल्स ऑफ HCl के बराबर कर देंगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो लिमिट में है, जो लिमिटेड अमाउंट में है, वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ओके, जो लिमिटेड है वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो दैट विल बी 5/1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू 10। ओके, दैट विल बी अवर आंसर। तो यहाँ हमने लिमिटिंग रीजन को समझा और यहाँ हमने ये देखा कि कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।